बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज हम अपने शो में बात करेंगे कि इनवारुल हक हुकूमत पे अब और कौन सी नई क़यामत टूटने वाली है। ख़बर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से एक इजलास के दौरान मुलाकात की और उसमें उन्होंने क्या गुफ्तगू की। हमारे साथ तजिया कार मौजूद हैं, जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब, साबक मशीर हुकूमत भी रह चुके हैं, सीनियर तजिया कार है, और अमर महबूब साहब, इनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या हुकूमत बलदियाती नुमाइंदों को हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक फ़ंड्स देगी या अब इस पर मज़ीद लै तो लाल की जाएगी। आज इन बलदियाती नुमाइंदों की कमेटी का और हुकूमती कमेटी का आज इजलास भी है इफ्तार के बाद। इस पर हम देखेंगे कि क्या करने जा रही है हुकूमत, इस पर हुकूमत के क्या इरादे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि राजा फ़ारूक हैदर साहब की रिट का क्या बना, जो बेंच था उस बेंच का क्या अंजाम होगा यकम के बाद। क्या नया बेंच फौरी तौर पर चीफ जस्टिस साहब कायम करेंगे या इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा इस काम को। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि मुर्तज़ा दुरानी साहब ने एक प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की थी कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ब्यूरोक्रेसी की मॉनिटरिंग के लिए एक सेल कायम करना चाहती है। अब वो सेल कायम हुआ है या नहीं हुआ, या उसके क्या होंगे और इसके TORs क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो दहशतगर्दी आती हुई नज़र आ रही है, इस पे हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। जो 5 मुबैना दहशतगर्द जो आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, क्या पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए कोई इकदाम कर रही है, क्या अदारे उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोई इकदाम कर रहे हैं, या ये महज एक हवाई थी। क्या माहौल बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, पुलिस की जानब से कोई माहौल बनाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी का राग अलाप कर, और कुछ और दरपर्दा मकासद हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब। मुर्तज़ा दुरानी साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो आज़ाद कश्मीर में जो आपने खबर ब्रेक की थी कि ब्यूरोक्रेसी की मॉनिटरिंग के लिए एक सेल बनाया जा रहा है, जो ब्यूरोक्रेट्स बड़े अफसर होते हैं जिन्होंने पूरी हुकूमत चलानी होती है, उनकी मॉनिटरिंग, ये क्या TORs क्या होंगे इस मॉनिटरिंग सेल के, और ये मॉनिटरिंग सेल का काम भी क्या होगा। जी राठौर साहब, बहुत शुक्रिया। ये असल में मॉनिटरिंग सेल जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत नहीं बना रही। पहली तो बात मैं आपकी ये तस्दीक कर दूँ, ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए एक सेल कायम किया जा रहा है। ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर की मॉनिटरिंग है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो मेन उसका जो कंपोनेंट है कि ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने मॉनिटर करना है। ब्यूरोक्रेसी की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी को देखना है, अफसरान की कारकर्दगी, और परफॉर्मेंस बेस्ड उन्होंने प्रमोशंस देखनी है। और नहीं, ये कौन बनाएगा, कौन? ये अस्करी इदारा जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इसको हेड करेगी। इससे पहले भी आपको याद होगा 2001 में जब 2000 में जना मुशर्रफ का जब दौर आया था तो उन्होंने एक फौजी मॉनिटरिंग सेल बनाया था आज़ाद कश्मीर के लिए भी, और पूरे पाकिस्तान में भी FMCC के नाम से वो चलते थे। फॉर्मेशन जो है ना वो कमांडर्स कमेटी होती थी। तो आज़ाद कश्मीर में वो GOC मरी जो है उसके हेड होते थे उस वक्त, और वो मॉनिटरिंग करते थे। फिर वो वहाँ से क्लियरेंस ली जाती थी ब्यूरोक्रेसी के जो है ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की, और फिर साथ साथ जो है उनकी प्रमोशंस के लिए, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनसे पूछ के किया जाता था, रिटर्न जो है ना वो ली जाती थी। इसी तरह तर्ज पर जो है वो अब सोचा जा रहा है कि नया यहाँ पे मुजफ्फराबाद में सेल कायम किया जाए जिसको स्टैब्लिशमेंट हेड करे। और क्योंकि पिछले 2 सालों से जो आज़ाद कश्मीर में आपको पता है ब्यूरोक्रेसी का बड़ा बुरा हाल हो गया। आज़ाद कश्मीर में अब ब्यूरोक्रेसी ना होने के बराबर रही है कि ना तो कोई गवर्नेंस है। आप तो बात करते थे ना गुड गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस है ही नहीं है, तो गुड गवर्नेंस कैसे होगी। गवर्नेंस होती है आपकी जो इदारे जो हैं जब आपके वो फाल हों, आपके जो है ना वो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अपना काम कर रहे हों। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब की पॉलिसीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी वजह से ब्यूरोक्रेसी की कमर टूट गई है। अब ना कोई अफसर काम कर रहा है, ना वो उस तरह की मशीनरी जो है ना हुकूमती मशीनरी फ़ाल नहीं रही। तो उसको फ़ाल करने के लिए मेरा ख्याल है ये सेल का। अच्छा दुरानी साहब, ये बताएं कि हमारा बयानिया यानी कि आज़ाद कश्मीर का या पाकिस्तान का बयानिया हमेशा ये रहा है कि मकबूजा कश्मीर की कठपुतली हुकूमत,
तो ये जो इनवारुल हक साहब ने जो 2 सालों में कर रहा है, नुमायाँ सारे इंजाम दिए, और अब ये उसके इवज़ आप कह रहे हैं कि उसके बदले में कह रहे हैं कि एक मॉनिटरिंग सेल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाने जा रही है, तो फिर इस हुकूमत, हमारी जो हुकूमत है, इसका क्या ये कठपुतली नहीं बन जाएगी? देखें, कठपुतली की बात तो मैं नहीं करूँगा। एक्चुअली ये है कि जब आप खुद कोई काम नहीं करेंगे या इदारों को तबाह करेंगे, जब खराबी होगी सिस्टम की, तो फिर कोई ना कोई तो आगे उसको ठीक करेगा उस खराबी को। तो अब यह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट भी तो खामोश नहीं तमाशाई बन के बैठ सकती थी कि जिस तरह उन्होंने 2 सालों में देखा कि यहाँ पे एंटी पाकिस्तान बयानियाँ जो है वो इतना पनपा, इतना जो है ना, आप देखेंगे जॉइंट एक्शन कमेटी की आड़ में कितना बड़ा जो है ना वो मॉब आया कि जी जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे को आग लगाई, जिन्होंने जो है वो कायद आज़म की तस्वीरें जो है दरिया बुर्ज की। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल इससे बढ़ के करना चाहिए। मॉनिटरिंग सेल तो छोटा सा काम है, ये तो ब्यूरोक्रेसी का को अगर वो ना भी सेल कायम करें तो जो डायरेक्शन देंगे वो करेंगे। यहाँ पे ये है कि सियासी तौर पे जो मामला है वो ठीक है। दुरानी साहब से आपसे छोटा सा सवाल और कर, दुरानी साहब से जरा बात इनकी मुकम्मल हो जाए। दुरानी साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये सेल काम करना चाहिए, इनको लाने वाली भी इस्टेब्लिशमेंट है, इनको बाकी रखने वाली भी इस्टेब्लिशमेंट है। सियासी जमातें जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून अमली तौर पर हुकूमत से अलग होना चाहते हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने फैसला भी कर दिया। ये तो वही है कि उसी तार के लोंडे से दवा लेते हैं हजरत बीमार जिसके बाद एस्टेब्लिशमेंट इसको लाई है, मुझको उतार देंगे। ये है कि एस्टेब्लिशमेंट लाई है, अब एस्टेब्लिशमेंट इसको उतारना भी चाहे तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का भी तो साथ डिसीजन चाहिए ना। पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन दे दिया, काम पे है। मुस्लिम लीग के कोई इस्तीफे नजर आए आप? तो क्यों नहीं आ रहे? एस्टेब्लिशमेंट की वजह से तो नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने तो कोई नहीं मना किया। नहीं, उसमें पहले मैं आपको बताता हूँ शहजाद साहब। एक तो ये बात है कि जिस तरह दुरानी साहब ने जिक्र किया, आज़ाद कश्मीर में बुनियादी तौर पर अनवरुल हक साहब ने ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर दिया है। पसंद नापसंद जाती किसी मेरिट किसी उसके बुनियाद नहीं। अगर आप ये देखें कि जी कुछ अफसरान हैं, उनको उन्होंने इजाफी चार्ज दिए हुए हैं, सेक्रेटरीज को जनाब वाला 4 सेक्रेटरीज के चार्ज और अहम महकमों के दिए हुए हैं। जैसे उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके पास खासे अहम महकमों के वही सेक्रेटरी सर्विसेज हैं, कुछ और लोग हैं। इस तरह 2-3 उनके से पहले उनका नाम ही नहीं होता। अब आप ये देखें कि अभी तक शायद हमारी इत्तला के मुताबिक लगाया जी मुजफ्फराबाद का कमिश्नर अभी तक किसी को। अभी आप ये देखें कि ना वो कमिश्नर किसी को लगाते हैं। जैसे हमने बताया कि एसपी एक थानेदार को एसपी लगाई रखा उन्होंने काफी अर्से बाद, और अभी पता लगा कि उन्हें ग्रेड 17 मिला है कुछ 2 हफ्ते पहले। उनका जो आर्जी निज़ाम है चलाने का, अब वो देखें कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की जो बात है वो एक फैसला आ गया जी कि आप किसी को 1 महीने से या 3 महीने से ज्यादा जो है वो OSD नहीं रख सकते। पता लगा जी कि OSD नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करना है। तो सुप्रीम कोर्ट पे अमल दरामद करने के लिए जो लोग काम कर रहे थे उन्हें OSD करके उन्हें लगा दिया आर्जी तौर पे। तो बस ये इनकी जो हिकमत अमली है। दूसरी शहजाद राठौर साहब, इनकी मॉनिटरिंग तो खैर होनी चाहिए। ज़ाहिर है जब आप ये देखें कि थानेदार SP का काम करेंगे तो SPओ का कुछ करना है ना। इसी तरह जो है आप सुपरिटेंडेंट को बनाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर को बनाते हैं, फिर आप डिप्टी कमिश्नर और उसे चार्ज देते देते आप DC मेंबर लगा देते हैं इनकम टैक्स का। तो मगर ये जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ था, जिस अंदाज से उन्होंने आज़ाद कश्मीर में देखें पूरा इंडस्ट्री तबाही कर दी ना। आज़ाद कश्मीर में आप मंगला से एंटर हो तो बेम्बर से निकले तो कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर रही। जो कर रही है वो वज़ीर आज़म के चंद लोग हैं, वो जनाब करोड़ों रुपए लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं बिम्बर में इंडस्ट्री को चलाने के लिए, और उस तरह इंडस्ट्री चलाते हैं। बाद उसमें पुलिस अफसरान भी मतलब पुलिस अफसरान जो है वो महकमा चला रहे हैं इनकम टैक्स का। तो ये इनकी पॉलिसी रही। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में अगर आप सीनियर सेक्रेटरीज देखें, लोग लाइन में देखें, इनकी पसंद और नापसंद। और सबसे अहम बात है जो इन्होंने सेक्रेटरी बनाए ना, जो चांद सितारे तोड़ के लाए, जो 2 सेक्रेटरीज लिखे हुए वाले से दुरानी साहब ने भी जिक्र किया था, उनका अगर आप म्यार देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अनवरुल हक का म्यार क्या है। दूसरी ये बात है जो कठपुतली वाली बात है, वो दुरानी साहब वजाहत नहीं कर सके। कठपुतली से मराज ये नहीं होता कि कोई कठपुतली उनकी हुकूमत पहले तो ये रही जब तक एक इनसे पहले जो आज़ाद कश्मीर में एस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त तैनात आदमी, इनसे पहले जो साहब थे उनके तो ये थे ही कठपुतली ना। वो जो कहते थे, मतलब आप ये देखेंगे 2 साल उन्होंने हमारे इश्तिहारात बंद रखे और कहा जी को उन्होंने कहा है, आपकी अगर नहीं है हिम्मत तो हौसला कि आप कहें जी कि मैंने इश्तिहारात बंद किए हुए हैं मुख्तलिफ अखबारात के। तो इसी तरह हर काम जो होता था वो इशारे करते होते थे कि फौजियों ने करना है, एस्टेब्लिशमेंट ने करना, ये करते थे ना आपके सामने, जिसने जो लगना है सियासी मुलाजिम उनसे लेके, और ये इसी बुनियाद के ऊपर किया। अब कठपुतली की जो लाठीचार्ज हुआ वो कर रहे हैं, ठीक है जी, जो भी है ऑर्डिनेंस आ रहा है तो एस्टेब्लिशमेंट करा रही है। आप क्या कर रहे हैं, ठीक है जी, महकमा वज़रा ने जी एस्टेब्लिशमेंट के ये ड्रामा लगाई रखा। कठपुतली से मुराद शहजाद राठौर साहब ये है कि इनको अवामी बैकिंग हासिल नहीं है, इनको सियासी जमातों की हिमायत हासिल, इनको अवामी हिमायत हासिल नहीं है। ये आज़ाद कश्मीर लेवल का स्टफ नहीं है,
ये बिम्बर में का लेवल का एक बिम्बर शहर लेवल का स्टाफ थे, अब वो महदूद होकर कुछ एक यूनियन काउंसिल तक रह गए हैं, बगैर वो वज़ीर आज़म है अवामी सतह पे, उनका वो बिल्कुल जो है वो ग्राफ खत्म हो गया। तो उन्हें लफ्ज़ कठपुतली इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इसलिए नहीं किया जा रहा कि कोई मकबूजा कश्मीर के साथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है। कठपुतली का लफ्ज़ इसलिए नहीं, वो तो जो है ना, अब मैं बताऊँ, अगर उमर अब्दुल्ला की जो आपने तकरीर सुनी थी, अब जो फारूक अब्दुल्ला साहब की जो तकरीर चल रही है आजकल, जो मोदी बैठा हुआ है, ये जो आपने देखी है वो तकरीर सुनी है, अब आप ये बताएं कि ये अनवर हक साहब उसके मुकाबले के वो हैं कोई, मतलब ये स्टफ है जिनके, मैं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं समझ रहे ना आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। अनवर हक जो है ना, मेरी बात नहीं समझ रहे। अब अनवर हक ट्रंप का मुकाबला करे, मोदी का मुकाबला करे, प्रॉब्लम ये है कि वो बिम्बर के एक मखसूस हल्के में स्टफ नहीं है, मतलब उनकी नहीं है, वो सियासी अहमियत नहीं है, उनके कहने के ऊपर मीरपुर में 10 वोट नहीं है, फारूक कोटा में एक बंदा नहीं जानने वाला उनके कहने पे वोट, एक जो है उन्हें नीलम में उनके कहने पे कोई एक बंदा वोट, रियासत गिर, मैं कह रहा हूँ रियासत गिर शख्सियत नहीं है ना, रियासत गिर लीडर होते हैं या कोई कौमी लीडर होते हैं, इस वजह से उन्हें कठपुतली कहा जाता है। ऊपर से ये बात है वो अकेले हैं, उनकी सियासी जमात नहीं है, जिसके नाम पे वो वोट लेके इमरान खान के उससे गद्दारी कर रहा है अखलाकी तौर पे। जब आप गुड गवर्नेंस, अखलाकियात की, इंसाफ की, कानून की कोई बात करते हैं तो पहले इमरान खान का वोट जो है आप इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़े ना, आपको पता लग जाए आपकी औकात। जैसे बैरिस्टर साहब ने इलेक्शन लड़ा था, बैरिस्टर सुल्तान पीपल पार्टी छोड़ी थी तो इलेक्शन लड़ा था। अच्छा मुर्तज़ा दुरानी साहब, अब हम आते हैं फारूक हैदर साहब की रिट की तरफ। फारूक हैदर साहब की रिट सैरुकनी बेंच था, 7 माह तक उस बेंच कहीं बैठा ही नहीं, इकट्ठा बैठा ही नहीं, समात ही नहीं हो सकी। और जब समात हुई आखिर में तो उन्होंने एक ऐसे दिन की तारीख दी जब जो मियां आरफ साहब उस बेंच के सरबराह थे वो रिटायर हो चुके होंगे, यानी कि बेंच टूट चुका होगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या राजा सदाकत साहब चीफ जस्टिस ऑफ कश्मीर हैं, जिनका आप समझ लें कि एक इंतहाई मोतबर नाम है, वो उनका एक मतलब इज़्ज़त वकार उनका अदलिया में मौजूद है, तो क्या वो फौरी तौर पर कोई बनाएंगे बेंच नया ताकि इस मुकदमे की समाअत हो सके? एम नोयत का मुकदमा है या टाल मटोल से कम लिया जाएगा? देखिए, बनाना तो उनको पड़ेगा बेंच, लेकिन ये है कि फौरी तौर पर देखना पड़ेगा कि बेंच किस नोयत का बनता है, कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, कौन से जजेस शामिल होते हैं। पहले जो बेंच था वो भी आपके सामने था कि अगर उस दिन फारूक हैदर साहब के साथ वो नाखुशगवार वाक़या पेश ना आता तो शायद ये तारीख भी ना पड़ती। तो अब वो तारीख तो पड़ गई 7 अप्रैल की, लेकिन इस दौरान वो बेंच ही टूट जाएगा। तो बेंच बनने का कोई राय मुझे शहजाद साहब इस पर कोई नहीं है कि बेंच बने ना बने। जब फैसले करने होते हैं तो बेंच रातों रात बन जाते हैं, जब नहीं करने होते तो फिर आप तारीखों पे तारीखें दे जाते हैं, ठीक है ना। तो बात यही है कि जिसे तनवीर इलियास साहब को उन्होंने निकालना था, रातों रात इन्होंने नोटिस जारी किया, सुबह उनको बुलाया, सुबह उसको उनको घर भेज दिया, एक ही रात में हो गया ना फैसला। तो अब यह है कि अगर राय सदाकत साहब की आपने जो बात की, क्योंकि राय साहब अब रिटायरमेंट के उस मोड में चले गए हैं, उनका भी अब 16 जून को रिटायरमेंट है, तो वो नहीं चाहेंगे किसी कंट्रोवर्सी का भी वो हिस्सा बनना नहीं चाहेंगे, ना वो इसमें ज़्यादा वो अपना आईनी रोल प्ले करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेंच बना देंगे जो उनका अख्तियार है एज ए चीफ जस्टिस। तो आगे जो बेंच है वो फिर बेंच जाने और फिर रिट जाने और फिर फारूक हैदर साहब जाने, फिर फारूक हैदर साहब उस बेंच के साथ क्या करते हैं या फारूक हैदर साहब के साथ बेंच क्या करता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बेंच तो बनाना पड़ेगा, ये आईनी ज़रूरत है। अच्छा, जैसे ने बात की कि फारूक हैदर साहब बेंच के साथ क्या करते हैं या बेंच उनके साथ फारूक हैदर साहब की जो वजह शोहरत है वो बड़े इनकलाबी किस्म के लीडर है, वो किसी पास नहीं रखते बात का, तो वो भी खामोश नज़र आए जब ये बेंच डेट 7 अप्रैल की पड़ी, तो उनकी तरफ से कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल जिसकी तवक्को की जा रही थी नहीं है। शहजाद साहब, एक तो ये बात है अदलिया के ऊपर जो है तमाम मकातब फ़िक्र का एतमाद है, और फारूक हैदर साहब ने जिस दिन वो गिर गए थे अदालत में तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था मुझे इस बेंच के ऊपर एतमाद है, और उस वक्त भी वो जजेस जो हैं वो थे उधर मुजफ्फराबाद में, तो किसी वजह से केस नहीं सुन रहे, तो ये मुनासिब नहीं है। ये जो केस है आज़ाद कश्मीर में फारूक हैदर साहब का, अनवर हक साहब की नैली का, ये गले की हड्डी बन गया। किसके गले की हड्डी बना? सबके गले की हड्डी बन गया है जी। मैं आपको बताऊं, इससे पहले कभी आपने ये बात डिस्कस की है बेंच की? कभी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की, कभी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की, कभी जजेस की, कभी आपने ये बात डिस्कस की है? कभी फारूक हैदर जो है वो किसी को इंसाफ खुद मिल जाए तो लोगों को मिन्नतें करने की। अब ये देखें ना, एक कानून है, मुझे पता नहीं है कानून, जो मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा जी कि 1 महीने में रिट के वो एडमिशन की वो होती है, तारीख होती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 1 महीने में जो रिट है वो एडमिट होनी है या नहीं होनी, इसका फैसला हो जाता है, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि ये सितंबर में 5-6 सितंबर से लेके अभी तक इसकी ये फैसला नहीं हो रहा कि ये रिट काबिल समात है या नहीं है।
मैं कह रहा हूँ ना, आप जो भी बेंच बनाएं, ये एक सवाल तो अब लोग जब पब्लिकली डिस्कस करते हैं, होटलों के ऊपर डिस्कस करते हैं, अदलिया का किरदार डिस्कस करते हैं, हम जज साहिबान का किरदार डिस्कस करते हैं, या ऐसी बात करें, अफसोस होता है ना। मैं ये कह रहा हूँ, इससे टॉक ऑफ द टाउन या सोशल मीडिया पे बनाने के बजाय जो इसका कानूनी तरीका है उससे होना चाहिए ना, जो आईनी तरीका है। अब बेंच तो बनना ही है ना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये फैसला हक में होना है, मुखालफ होना है। अनवारुल हक साहब के हक में बनता तो हक में हो जाएगा ना। कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि अदलिया को कोई कह सकता है कि जी आप फैसला अनवारुल हक के खिलाफ करें या हक में करें। अगर वो है जो आइनी और कानूनी जो तरीकाकार है उसके मुताबिक इस रिट को जो है ये कौमी नोयत का और आइनी मामला है जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो गैर कानूनी तरीके से बैठा हो। अब मुझे यकीन करें, माहिरीन कानून ने पता क्या कहा है, बहुत बड़े बड़े कानूनदान साबिक जजेस ने कहा है, उन्होंने कहा इस केस में इतनी सी बात है, अनवारुल हक साहब का इक़्तिदार सिर्फ इतना सा है कि जिस दिन इस केस को समाअत होकर सुन लिया जाएगा इतनी देर का अनवारुल हक का इक़्तिदार है। उसके बाद अनवारुल हक के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं है। एक रास्ता है कि अगर उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इमरान खान से गद्दारी करने वाले लोग दोबारा मुंतखब कर लें तो कर लिया जा सकता है, लेकिन जो उनका इंतखाब है बतौर स्पीकर होते हुए वज़ीर आज़म बन जाना, ये कोई बज़ाहिर दुरुस्त नहीं लगता। लेकिन ये आइन मैंने पढ़ा, मैंने पूरा आइन, मैंने साफ बात बताऊँ, मैं भी चूँकि कानून का तालिब इल्म रहा हूँ, कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई तो अनवारुल हक के हक में फैसला आ जाएगा ना जी। मैं तो आपकी किसी तरह आप साफ़ी बन गए हैं, वकालत करके, कई लोग वकालत करके जज बन जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, या आईनी उनकी जो राय है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ ना। अगर फारूक हैदर ने रिट की हुई है, देखें मैं आपको बताऊँ सिर्फ एक बात, दुरानी साहब आपको याद है कि तनवीर लियाज साहब के ऊपर किस कदर संगीन इल्ज़ाम थे। वज़ीर आज़म ये कहते होते थे कि वो पैसे देने के लिए तैयार है, 68 करोड़ पे 68 करोड़ पे देने के लिए तैयार है, मैं उसे गिरफ्तार कराना चाहता हूँ, मैं उसे घसीटना चाहता हूँ। और उस अनवारुल हक को एक बार राय सजाद ने ये अमेंडेड रिट में डाला सुप्रीम कोर्ट में, और अनवारुल हक साहब ने मिन्नतें कर करके उनके साथ सुलह की, जिसमें आपको पता है बाद में पहले तो उन्हें ला तो वो उन्हें सारा कुछ जनाब अभी आपने उसके बाद कभी सुना है कि तनवीर लियाज साहब के खिलाफ एक रेफरेंस होता था जो अनवारुल हक साहब ने बनाया था 68 करोड़ पे का, कभी सुना है आपने? उसके बाद नहीं सुना, उसके बाद सुना है। अब आप ये बताएं कि जैसा फारूक हैदर साहब ने रिट किया है, रोजाना करना वकार नूर और अनवारुल हक उसके घर होते हैं, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ अगर आपकी आईनी राय दुरुस्त है तो उधर ये रात के अंधेरे में क्या लेने जाते हैं? या फारूक हैदर साहब जैसे बड़े कद काट के लीडर को इन्होंने मुतनाज़ा बना के रख दिया है कि बाहर जैसे निकलते हैं लोग कहते हैं ये फारूक हैदर साहब को पता नहीं क्या दे आए हैं, कुछ स्कीमें दे आए हैं, कोई लालच दे आए हैं, अब फारूक हैदर पीछे हट जाएंगे। अभी आप थोड़ी देर पहले उधर हमारे कमरे में बैठे हुए लोग यही कह रहे थे फारूक हैदर साहब जनाब नहीं फारूक हैदर साहब की तय होगी ये बात। मतलब ये कह रहा हूँ इस तरह की जो बातें हैं, रूमर्स हैं, वो फारूक हैदर की शख्सियत को भी ख़राब कर रहे हैं, अदलिया को भी ख़राब कर रहे हैं। इसे जो है केस को क्लैरिटी के साथ जो भी है इंसाफ जो है डिले होने के बजाय बर वक्त हो जाना चाहिए, वो जिसका बाद है। मुझे ये बताएं कि अगर ये इंसाफ जो है अनवारुल हक के टने और ख़त्म होने के बाद करें तो उसका क्या फ़ायदा है? वो इंसाफ होगा, वो सारी बात है। ये इसी तरह होता है। अच्छा मुर्तज़ा दुरानी साहब, अब हम आते हैं आज़ाद कश्मीर की दहशतगर्दी के, जो अभी गुज़श्ता चंद रोज़ कबल हुआ, ये गुज़श्ता हफ्ते एक शख्स पकड़ा गया जिसका बैकग्राउंड जो जहादी बैकग्राउंड था, और कहा यह जा रहा है कि वो 5 लोग, उसका ये पुलिस का दावा है, बेसिकली पुलिस ने दावा किया कि उसने अपने बयान में एतराफ़ किया कि वो 5 लोगों को, जिनमें 2 नौजवान 9 उम्र पठान लड़के थे, मुबैना तौर पर खुद का हमलावर, उनको लेकर आया और वो जो गरारी पुल से वो पार करके दरिया आज़ाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हुए। उसने आगे आज तक हमने नहीं देखा उसके बाद कि पुलिस कोई एक्टिव है, कोई छापे मारे जा रहे हैं। वो 5 लोग अगर कहाँ गए, मतलब हवा बन गए, गायब हो गए, क्या हुआ, पुलिस उनको पकड़ने के लिए क्या कर रही है? क्या ये ऐसा तो नहीं कि हुकूमत कोई रेंजर शेंजर यहाँ पे बनाने के लिए ऐसे ही हवा खड़ा कर रही है? देखें, मैंने उस दिन भी एक किसी का बयान देखा कि जी गाजी शहजाद जो है वो अफ़गानिस्तान चला गया है, और आपको पता है वो जेल तोड़ने का, जो रावलाकोट जेल तोड़ने का बड़ा वाक़या हुआ था, और वो ही कहा जा रहा है कि ये गाजी शहजाद को दोबारा लॉन्च किया जाएगा, और फिर इस तरह का ये जो अभी वाक़या हुई है उसकी कड़ियाँ उसके साथ मिला रहे हैं। अब आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में जहादी कल्चर तो रहा है ना, अब ये जो जहाद के लोग उधर से आते रहे, जहाद के अपना जहादी कैंपों से ट्रेनिंग लेके अफगानिस्तान से एक दूसरे कनेक्टेड है, तो अब धीरकोट में राजा याज के घर जो है ना पुलिस फायरिंग करती है जाके कि जी यहाँ पे 4 पुलिस नाकाम होके वापस आ जाती है, इतनी हैवी फायरिंग होती है बहुत साइड से। फिर वो पुलिस वापस क्यों आती है ये पूछा जाए। अगर वहाँ पे मुलजम थे या वहाँ पे दहशतगर्द थे तो आप पूरा ग्रैंड ऑपरेशन करें ना। आप रात सारी फायरिंग करते रहते हैं, उधर से भी क्रॉस फायरिंग होती है और फिर उसके बाद पुलिस आराम से आ जाती है। क्या इनको किसी ने डायरेक्शन दी थी कि आप जाएं और बस फायरिंग करके वापस आ जाएं और फिर उसके बाद आप खामोश होकर बैठ जाएं?
ये भी कोई शहजाद साहब एक न्यू जो है ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, और इसमें क्योंकि अभी एक्शन कमेटी का भी आगे अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है, उनके भी 6 महीने 13 मई को जो है ना वो 1 साल हो जाएगा पिछले साल के वाक़े को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुझे लग रहा है कि सीक्वेंस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और ये फिर नई कॉन्स्पिरेसी होगी आज़ाद कश्मीर में। और मैंने खुदा न खास्ता आज़ाद कश्मीर को हमने पहले भी कहा था कि आपने इंतज़ामी तौर पर सियासी तौर पर इतना मफलूज कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि ये फिर आप किसे ये बलूचिस्तान वाले हालात यहाँ पे आप पैदा कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्यों आप ऐसे चाहते हैं कि ये पुरअमन खिता जो है, जो आपकी जो है ना पहली जो डिफेंस लाइन है आर्मी की, पहली जो है डिफेंस लाइन जो है ना हमारे इदारों की है, तो क्यों इसको अपने हाथ से आप खराब कर रहे हैं? अच्छा अमर साहब, इसमें कोई हकीकत है? देखिए एक तो ये बात खड़ा किया जा रहा है। नहीं, एक तो ये बात है कि कुछ चीजें जो है ना वो वैसे बढ़ा चढ़ा के पेश की जा रही है। मेरा ये ख्याल है कि कर्नल वकार नूर साहब और अनवारुल हक साहब आइंदा चंद दिनों में वो एडवेंचर करने जा रहे हैं, और बेसिकली वो किसी सूरत भी जो है वो ये जो बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे, मेरी बात सुने, ये जो बल्दियाती इदारे के नुमाइंदगान जो है वो बल्दियाती इदारे वाले जो मांग रहे हैं अपना हकूक वो नहीं देना चाहते, अवामी एक्शन कमेटी को भी नहीं वो देना चाहते, बाकी भी तबकात को और सिविल सोसाइटी को दबाना चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है एक ये ग्रेटर प्लान है इनका, और ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। उसका मैं इंशाल्लाह मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए हैं, वो मैं कल आपको या परसों इंशाल्लाह इसे भी हम ब्रेक कर देंगे कि ये क्या बड़ा करना चाह रहे हैं और जिसकी खातिर ये एक हवा बनाया जा रहा है। बज़ाहिर आज़ाद कश्मीर एक पुरअमन खिता है। शहजाद राठौर साहब अब ये कहना जी दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं, आपने जो असला पकड़ लिया है, एक तरफ आप वो कह रहे हैं किसी अहम सियासी शख्सियत के भाई का है, अगर उनका भाई का तो पता लग गया, आइडेंटिफाई हो गया ना कि ये असला उनका है। उसके बाद ये बात है, आप ये कहते हैं गरारी वाले पुल से 5 जो पैदल चले गए हैं, उन्होंने क्या कहा जी कि 6 बंदे थे गाड़ी में बैठे हुए, हम एक ले जाएगा, पकड़ा भी गया, एक पकड़ा जाएगा, 5 नहीं पकड़े जाएंगे। अब उन 5 को जनाब वाला जो ग्रेनेड पकड़े गए हैं उन्हें कह रहे हैं दहशत गर्द है, खुद कुछ हमलावर है, ना इनकी कैपेसिटी है इन्हें पकड़ने की, ना कोई ऐसी सूरत हाल है। ये जो है ना उसके बारे में भी मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना, हकायक तो इनके अपने पैदा किए हुए हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह ना करे कोई आज़ाद कश्मीर में ऐसी सूरत हाल नहीं है जिस तरह की सूरत हाल बना के खौफ और रास फैलाया जा रहा है, उस खौफ और रास की आड़ में जो कुछ अनवारुल हक और कर्नल वकार नूर करने जा रहे हैं वो आपको मैं इंशाल्लाह 1-2 दिनों में बताऊंगा। अच्छा दुरानी साहब, अब हम आते हैं बल्दियाती नुमाइंदगान की तरफ। बल्दियाती नुमाइंदगान का आज भी इजलास है अफ्तार के बाद। क्या वाकई हुकूमत नहीं चाहती कि इन्हें फंड्स दिए जाएं और कोई कानून साजी करना चाहती है, और क्या ये कानून साजी तो इन्हें अदालत के ज़ुमरे में आएगी? आप राठौर साहब बड़े सादा बन के जो है ना सवाल पूछ रहे हैं, अंदर की बात आपको भी पता है। क्या हुकूमत या सियासी हमारी क्यादत चाहती थी कि बल्दियाती इलेक्शन हो? पहले नहीं चाहती थी, कोई चाहता था? ये तो पिछले 30 सालों से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुए। देखें सुप्रीम कोर्ट साहब ने ये तो आप क्रेडिट दें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को राजा सदाकत साहब को, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सईद अकरम साहब को। इन दोनों जो जजेस ने, चीफ जस्टिस साहिबान ने इस पर स्टैंड लिया, और फिर तनवीर इलियास साहब ने बादल नखास्ता जो है ना वो इलेक्शन कराए, और बल्दियाती इलेक्शन में आपको पता है फिर पहली दफ़ा ये अब जब वो इदारे बन गए, बल्दियाती इलेक्शन हो गए, तो अब उनको फंड्स देने का जब मरला है तो फिर हमारी लीडरशिप को प्रॉब्लम हो गया। और अब भी यही मसला है कि वो ये समझते हैं कि अगर हमने बल्दियाती इदारों को इतने फंड्स दे दिए हाई कोर्ट के हुक्म पर, तो फिर ये हम यहाँ पे क्या छोलों की दुकान लगाएंगे? लोग हमारे से कानून साज असेंबली में कानून साजी क्या करना है? फिर कानून साजी के लिए तो नहीं ये बैठे हुए ना, ये तो फंड्स देने के लिए, स्कीमें देने के लिए, उसमें स्कीमों में इनका हिस्सा होता है, अपने मामलात होते हैं। अब अनवारुल हक साहब ने, आप इनका ऑडिट कराए ना पिछले 2 साल का, जो CNW में जिस तरह आप 1/2 मीटर, सेंटीमीटर, 2 मीटर की रोडें दी हैं, उनका कोई रिकॉर्ड है किसी के पास? CNW में जो मेजर रोड्स का इदारा था, जो महकमा, सर ये आप फंड्स देखे ना तो ये खाली ये जो खन्ना पुल के यहाँ से ले, हमारे ऑफिस से लेके सोहान से खन्ना पुल कम से कम 2000 बोरिंग इन्होंने करवाई है आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में उन्होंने इतनी बोरिंग करवा दी कि पाकिस्तान में कहते हैं पिंडी में भी पानी खाता है। खन्ना पुल में मैं आपको बताऊँ ना, ये तो 50। अच्छा आपको पता है कि जितने इस दफा माजरीन को फंड्स मिले हैं, माजरीन MLAs को, और जिस तरह की स्कीमें अभी सामने आ रही हैं, फेक स्कीमें हैं सारी। अनवारुल हक साहब तो दावे करते होते थे कि जी मुझे एक कोई केस बता दे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं घर चला जाऊंगा। अब तो एक हर हल्के की स्कीमें सारी नजर आ रही हैं, और इतनी बोरिंग हुई हुई हैं। जाके चेक करें ना कितने आए वो जो है ना कुएं काम कर रहे हैं, कितने जो है ना लोगों की बोरिंग इन्होंने करा के साफ पानी के लिए वहाँ स्कीमें दी हैं, सब फेक है।
अभी भी ये बल्दियाती इदारों को इसलिए नहीं फंड्स देना चाहते, इनको पता है कि यहाँ पे जो MLA उसमें हुकूमत में गुजरा है, उन्हीं के मुखालिफ लोग जो हैं जीते हुए हैं बल्दियाती इदारों में। कोई चेयरमैन है, कोई यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, कोई जो है ना जिला काउंसिल का चेयरमैन है, तो वो कैसे चाहेगा कि अपने मुखालिफ को जो है ना फंड्स दे। तो इसलिए ये अब आप समझें कि ये एक बहुत बड़ा जो है ना हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गया है, ना ये निकले जा रहा है ना थूका जा रहा है। आमिर साहब, रात को एक हुकूमती शख्सियत आपके साथ थी, उन्होंने कहा कुछ फंड्स के हवाले से, वो जरा अगर आप भी बता दें तो ज़्यादा। नहीं, वो जो आप जिसका कह रहे हैं फैसल राठौर साहब, उन्होंने मेरे साथ वो गुफ्तगू नहीं की। नहीं, वो मुझसे पहले साफियों से गुफ्तगू की है। मैं किसी और इफ्तार पार्टी में था, मैं वहाँ से उधर पहुँचा था। एक तो ये बात है, ये जो ब्रदर अपना दुरानी साहब ने जिक्र किया ना, अगर ये सिर्फ चेक कर लिया जाए ना अनवर हक साहब का कि पिछले 15 से 17 दिनों में किस किस ठेकेदार को कितने पैसे दिए हैं, ये 6 अरब रुपए मुख्तस हुए थे, तो ये किस किस के हिस्से में किसको मिले हैं, बाकियों को किन को मिले हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि गवर्नेंस क्या है और इसकी जो तकसीम कार है हल्कों में क्या है और किस किस ठेकेदार को किस किस MLA के कहने पे पैसे दिए गए हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है, जिस तरफ आपने वो किया, मुझे उस दिन कल बाहरी दोस्त बता रहे थे कि वो फैसल राठौर साहब ने कहा है जी कि हम किसी सूरत भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। ये जो बल्दियाती नुमाइंदों का ये जो है क्या कहते हैं फैसला है हाई कोर्ट का, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि लॉजिकली उन्होंने कहा जी कि एक तो ये बात है कि आइन का जो आर्टिकल 45 है वो तफज़ फराहम करता है आला अदालती फैसलों को, आला अदलिया के फैसलों को। जुडिशरी जो फैसले करती है उसके ऊपर ये नहीं है कि जो हुक्म दें उसके ऊपर कोई हुक्मरान हो और वो आके कहे जी कि मैंने मुर्तज़ा रानी को ये हक नहीं देना तो आइन बना ले और कानून बना के उसका हक मार दे। मैं ऐसे नहीं हो सकता ना। कुछ फैसलों जो है वो जो अवामी नौयत के फैसले होते हैं उसके अलग शनाख्त होती है। अब राय साहब शहजाद साहब ये एक तो उन्होंने फैसला किया हुआ नहीं देंगे, उसके पीछे उनका लॉजिक है कि मैं फैसल राठौर साहब है, उनके हल्के में मुस्लिम लीग नून का ज़िला कौंसिल का चेयरमैन है और अक्सरियत जो है उनके ज़िले में मुस्लिम लीग नून की जीती हुई है। अब वो मुस्लिम लीग नून को वो सारे फंड्स दे दें तो वो क्या करेंगे। दूसरा ये बात है, मेंबरान असम्बली का मौक़िफ़ ये है कि ये इनका आखिरी बजट है और आखिरी बजट में अगर सारे पैसे उनको दे दिए जाएंगे तो वो क्या करेंगे। अनवर हक साहब ने खुद जैसे कहा था कि हम छोलों की रेडी लगाएंगे अगर फंड दे देंगे, तो ये इनका प्रिंसिपल फैसला है कि ये किसी सूरत भी फंड देने के लिए तैयार नहीं। अब दादोशुमार देखे जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अगर मिला लिए जाएँ बल्दियाती नुमाइंदों की तादाद, तो शहजाद साहब वो मिला के कोई 70 से 80% है, मगर 3400 हैं तो 2000 से 2500 से ज़्यादा नुमाइंदे जो हैं वो उनके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये इस पोजीशन में नहीं है वो दे सकें, तो ये अभी इनको एंगेज किया हुआ है, इनको जो है वो इनका बंदोबस्त दूसरी साइड पे कर रहे हैं, लेकिन जब तक इनका बंदोबस्त नहीं हो सकता उस वक्त तक इन्हें मुज़ाकरात में एंगेज किया हुआ है। जैसे ये दहशतगर्दी की लहर की बात हो रही है और चीज़ें हो रही हैं, इस तरह इन्हें भी एंगेज किया हुआ है और इन्होंने उन एक्शन कमेटीज़ को भी एंगेज किया हुआ है। अब इशू ये है, एक तो ये बात है कि आज इफ्तारी के बाद जो है उस मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास होगा जो आइनी कमेटी बनाई है, जिसमें राय सजाद साहब हैं, बैरिस्टर मायूं साहब हैं और इनके साथ जो है जावेद शरीफ साहब बल्दियाती नुमाइंदों की तरफ से हैं और वज़ीर कानून मियाँ वहीद साहब सेक्रेटरी कानून और एडवोकेट जनरल जो हैं वो हुकूमत की तरफ से हैं। तो आज इनके दरमियान फिर मुज़ाकरात होंगे और इसके ऊपर बात होगी, लेकिन बज़ाहिर उसमें डेडलॉक है। ज़ाहिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने किसी सूरत उनको पैसे देने ही नहीं। इनका ये बात है कि हमने 18 तारीख के फैसले के मुताबिक इन्हें 1 अरब रुपया देने का कहा था, तो हमसे 30, 40, 50 करोड़ पे और ले लें और कोई 1.25 अरब रुपये में अगर इनकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की डील हो जाती है तो ये जो मेम्बरान जिन्हें ये 6 अरब रुपये देते हैं तो इनका देखें इनका मतलब करोड़ रुपया कम हो जाएगा, मगर 2-2, 3-3 बोरिंग नहीं होगी या 3-3 सेंटीमीटर की सड़कें नहीं बनेगी, तो इनका जो है वो काम चल सकता है। तो बज़ाहिर जो है इसके ऊपर ये अब ये देखें ना, आप मुझे बताएं वज़ीर आज़म जिसने अब नीयत इनकी देखें कि वज़ीर आज़म ने वो जो चेयरमैन अल्ताफ़ से उनकी वजह से पूरे आज़ाद कश्मीर में वो बल्दियाती नुमाइंदों के लिए ऑर्डिनेंस ले आए थे कि 2 तारीख अक्सरियत से जो है वो अपनी वो लें एतमाद का वोट लें। तो जो वज़ीर आज़म इस कदर बदनीयत हो कि अपने बल्दिया बिम्बर के चेयरमैन को टॉलरेट ना कर सकता हो, आप ये समझते हैं कि उसकी सरबराही में वफादारी बदलने वाले लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदों को हक देंगे। तो ये जो है केस राय शहजाद राठौर साहब अभी आप आइंदा चंद दिनों में देखेंगे ये खुलेगा और इन्होंने कुछ लोगों को पैसे दे के सियासी रिश्ते दे के कुछ बल्दियाती नुमाइंदों को अपने साथ रलाने की कोशिश की है, लेकिन बज़ाहिर इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। अच्छा दुरानी साहब, अब हम आते हैं आज के अहम तरीन इशू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से, ये अगर आप भी बयान करें, हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। देखें राठौर साहब, ये
पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है मरकजी, उसमें बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन है, वो पहले दिन से आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं इसके बारे में बड़े कंसर्न हैं उनकी। मेरी भी उनसे 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है, और मैं अमेरिका में भी उनके साथ गया था, जो ट्रंप अमेरिकी सदर का जो नाश्ता था उसमें भी, वहाँ पे भी हमारी बात हुई। तो उनका ये ख्याल था कि मैंने पहले दिन से अपनी पार्टी के लोगों को मना किया था कि वो आज़ाद कश्मीर की इस हुकूमत को ज्वाइन ना करें, लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि चेयरमैन की हिदायत नहीं, उन्होंने मशवरा दिया था, उन्होंने हिदायत तो नहीं दी थी, उन्होंने एक अपना एक लिहाज से तजवीज़ दी थी, अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो फिर ये बड़े आपके लिए पॉलिटिकली डैमेज होगा। लेकिन हमारे लोग ये समझते थे कि हम हुकूमत से बाहर रह के तो पॉलिटिकली डैमेज होंगे, क्योंकि उनके अपने, आपको पता है, फंड्स और अपने मराहत और गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें आपको पता है, वजारतें, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने उस दिन जो शहबाज शरीफ साहब ने उनके एजाज़ में इफ्तार पार्टी रखी थी पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी में, तो वहाँ पे जो एजेंडा डिस्कस हो रहा था उसमें आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने ऑल ऑफ सडन ये क्या कहा कि आज़ाद कश्मीर को आपने क्या वहाँ के हालात हैं और वो आपने आज़ाद कश्मीर को क्या आउटसोर्स कर दिया, और इस तरह की गुफ्तगू ठेके पर दे दिया, ऐसी कोई गुफ्तगू उन्होंने की। हमारे ज़राए ने ये बताया कि उन्होंने बड़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस बारे में जो है उनकी तवज्जो दिलाई कि आज़ाद कश्मीर के हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर में 2 सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें हैं, जो वो एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा है जिस हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म का ना कोई सियासी किबला है, ना कोई उनकी पार्टी है, ना उनके कोई पॉलिटिकल जो है ना एफिलिएशन है, तो ना नज़रिया है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर के हालात को और मामलात को फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, तो इसलिए आपको इस पर फौरी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और फिर इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब ने इस पर कहा कि जी बिल्कुल आपकी बात से मैं भी, इससे पहले भी मैं वरीड था, और अब आपने तवज्जो दिलाई तो मैं राना सनाउल्लाह साहब की ड्यूटी लगाता हूँ कि वो एक रिपोर्ट बनाए जामे किस्म की, और फिर हमें ये पेश करें कि वो रिपोर्ट किस हवाले से, ये पॉलिटिकली कि यहाँ पे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह के डिसीजन होने चाहिए। क्योंकि देखें उनकी अपनी पार्टी आज़ाद कश्मीर के लोग कई बार उन्हें बता चुके हैं, मुलाकातें करके। नहीं, ये तो अब ये सिर्फ एक मुलाकात थी ना कि हुकूमत से बाहर निकलना है, वो नहीं है। अब ये पूरा ब्रॉडर एजेंडा है कि आज़ाद कश्मीर का आगे कैसे आपने इसको टैकल करना है, किस तरह चलाना है। ये जो आज़ाद कश्मीर में खराबी पैदा होगी है 2 सालों में, इसको आपने कैसे जो है ठीक करना है, और किस किस तरह के जो है ना वो, ये बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनेगी। शहजाद साहब, ये आसान काम नहीं है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी बैठेगी, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, तो वो इस पे लगे हुए हैं। मेरे इतला है कि काफ़ी जो है वो डेलिब्रेशन और मीटिंग्स चल रही हैं। अच्छा अमर साहब, आप क्या कहते हैं, क्या राना सनाउल्लाह साहब में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे जिससे इन्वारुल्लाह को किया जा सके? शहजाद साहब, पहले तो ये बात है कि इस खबर की आपको डेप्थ को देखना चाहिए कि ये कितनी अहम बात है। ये जिस इजलास का जिक्र मुर्तज़ा दुरानी साहब कर रहे हैं उसमें तमाम इशूज़ के ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून बैठी। वज़ीर आला सिंध ने जो है वो सिंध की बात की, पंजाब की बात जो है वो परवेज़ अशरफ साहब ने की, इसी तरह KPK वालों ने KPK की बात की, बलूचिस्तान इशू जो है वो बड़ा डिस्कस हुआ, और ये कहा गया कि ये सारी जो है हिदायत बिलावल भुट्टो ने पहले दी हुई थी कि शहजाद साहब ने ये बात करनी है, दुरानी साहब ने ये बात करनी है, और इन्होंने ये बात करनी है। लेकिन जब कश्मीर की बात आई तो मेरी ये इतला है कि उन्होंने खुद बात की कश्मीर की, और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ सूबों की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर सूबों से ज़्यादा अहम है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया है, और आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियत को ख़तरा लाक है, एंटी पाकिस्तान मुहिम चल रही है, और आपने वहाँ पे एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया है जिसका ना कोई नज़रिया है, ना कोई सियासी जमात है, ना उसकी रियासत गिर कोई शख्सियत है, जिसकी वजह से उसके पीछे आपने अपनी जमात भी खड़ी कर दी है और हमारी जमात भी खड़ी कर दी है, और उससे जो है वो आप खैर की तवक्को रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, तो इसके अजाले के लिए आप फौरी इक़दाम उठाएँ, जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी अपना क्या कहते हैं वज़ीर आज़म अपना शहबाज शरीफ साहब ने उसी वक्त उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे और साद रफ़ीक साहब भी मौजूद थे, तो उन्हें बुलाया गया और उन्हें कहा कि जिस तरह बिलावल साहब ने हिदायत की है, ये नहीं कहा तजवीज़ दी है, उन्होंने कहा जिस तरह बिलावल साहब ने हिदायत की है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसके ऊपर आप मुझे रिपोर्ट करें। तो अब जो है मकसद ये जो एक
अदम एतमाद का सिलसिला है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग चीखों पुकार कर करके कह रहे थे, जिन लोगों को आज़ाद कश्मीर से मोहब्बत है। देखें, दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, जो किलोमीटर सड़क, 6 अरब रुपये, 9.5 लाख रुपए तनख्वाह, 4 गाड़ियाँ, 40 लाख रुपए महीने की मराहत, उन्हें तो कुछ नज़र नहीं आता। ना उन्हें पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ना पाकिस्तानियत नज़र आ रही है, ना नज़रिया ला के पाकिस्तान नज़र आ रहा है, ना तकमील पाकिस्तान की जद्दोजहद नज़र आ रही है। उन्हें ये आगे मुलाजमों की फौज जफर मौज नज़र आती है, उन्हें जनाब वाला आगे ज़िले इंतजामिया नज़र आती है, उन्हें जो है वो पैसे नज़र आते हैं, ठेके नज़र आते हैं, उन्हें जो है वो अपनी मराहत के चक्कर में उन्होंने आज़ाद कश्मीर को जो है वो नुकसान पहुंचाने की ठान ली है। लेकिन कुछ लोग जो हैं जिन्हें मुख्तसरन ये है कि उन्होंने अपने पाव गोश्त के लिए पूरी बहस जो है वो अब अपनी सियासी जमातों को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, मुस्लिम लीग नून को तबाह कर दिया, अपना इलेक्शन तबाह कर दिया। और एक शख्स की सहूलतकारी के लिए, अनवारुल्लाह की सहूलतकारी के लिए, अनवारुल्लाह की सहूलतकारी के लिए ये जो लोग अनवारुल्लाह की बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं ना कि हम अनवारुल्लाह के साथ खड़े हैं, इन्होंने अपनी अपनी सियासी जमातों के कमर में छुरा घोंपा हुआ है। और अब उनके लिए अब देखें इस सारी बात में जो मुझे फीलिंग है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो सरबराह है बिलावल भुट्टो जरदारी, उसे और मियाँ शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म है, इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसके नोटिस में ये बात है कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियत को नुकसान पहुँच रहा है, आज़ाद कश्मीर में तकमील पाकिस्तान की जदोजहद को नुकसान पहुँच रहा है, आज़ाद कश्मीर में नजरिया ला के पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैल रही है। तो फिर मेरा ख्याल है कि वो खुद इन चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले कि आज़ाद कश्मीर बलोचिस्तान बने, पाकिस्तान जो है वो देखे ना, कोई इस्टेब्लिशमेंट का एक आध कोई बंदा जो है आपके साथ रल जाए, इसका मतलब ये है कि आप पूरी रियासत में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दें। फिर ये चेक करें उस बंदे का क्या इंटरेस्ट है कि जो आपकी जो है आउट ऑफ द वे जाके जो है वो हर जगह पे वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि अब बात ये है कि जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कर रहा था उसे भी देखने की जरूरत है, कोई कर रहा है तो उसे भी देखने की जरूरत है। देखे ना, ये तो बात नहीं है ना कि शहजाद राठौर बात करे, आमिर महबूब बात करे, मुर्तज़ा रानी बात करे तो हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लग पड़े, मुहब्बे वतन ना होने के कोई सर्टिफिकेट बांटने लग पड़े। इसके बजाय अपने गिरबान में भी तो झांके ना कि क्या आइटम मार्केट में आपने दिया हुआ है। तो ये जो है बड़ी संजीदा बात है, इसमें कोई और कुछ हो या ना हो। अब बाल जो है वो बिलावल भुट्टो के कोर्ट में है, उनके नोटिस में है, उन्हें अपनी पार्टी पॉलिसी के अब ये देखना पड़ेगा कि उनकी पार्टी के कौन से लोग जो हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं और कौन से लोग जो है वो आज़ाद कश्मीर में आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल पार्टी को फलता फूलता और पंपना वो देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अमर महबूब साहब, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा दुरानी साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने बात की कि किस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक पर जो है अदम एतमाद का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर उस पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये सिस्टम आपने आउटसोर्स कर दिया आज़ाद कश्मीर का। तो देखते हैं अब मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर सियासी रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, अब ये क्या करते हैं, ये रिपोर्ट कितनी जल्दी मरतब करते हैं, इस रिपोर्ट में क्या आता है, क्या इस रिपोर्ट में वही सब बातें आएंगी जो पिछले 2 साल से चली आ रही हैं कि इस हुकूमत के दौर में किस तरह पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तानियत को नुकसान पहुँचा, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचा, या फिर ये एक बार फिर इसको गोल मोल कर दिया जाएगा और ये सारी बातें इसी तरह होती रहेंगी और इसी तरह पाकिस्तानियत आज़ाद कश्मीर में डैमेज होती रहेगी, उसको नुकसान पहुँचता रहेगा। नाज़रीन, बल्दियाती नुमाइंदगियों के हवाले से भी आज इंतहाई अहम मुलाकात है हुकूमती कमेटी और बल्दियाती नुमाइंदों की कमेटी के दरमियान। देखते हैं क्या होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये मामला किसी न किसी तरह सुलझ जाए, हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों के दरमियान जो है कोई बात बन जाए और किसी शरपसंदी की तरफ, किसी इंतशार की तरफ बात ना जाए। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह।